परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं चलते ही। कल हम लोगों ने इसको देखा था टीपी, एमपी, एपी। इसके बाद इसको हमें देखना है कि इसका चित्र कैसे बनता है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे ही आएगा कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन के सचित्र व्याख्या कीजिए। समझ में नहीं आया? विद डायग्राम, लॉ ऑफ वेरिएबल, इलस्ट्रेट लॉ ऑफ वेरिएबल विद डायग्राम या इलस्ट्रेट शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन विद डायग्राम। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों में से। तो जब भी आएगा आपको जो अभी तक हमने डिटेल किया है उसको तो करना ही पड़ेगा, ये भी दिखाना है। इसके साथ साथ आपको ये चित्र भी दिखाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें डायग्राम है और ये लगातार आता रहा। कहीं कहीं पे तो लगातार हमने देखा है 2-3 वर्षों में लगातार आता है। कहीं कहीं पे देखा कि 1 साल के अंतर पे आता है। कहीं कहीं पे ये भी देखा है कि 1 बार 2 बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, इसको तैयार रखो, इम्पोर्टेंट में इसको जोड़ दो। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपके क्या है? परिवर्तनशील साधन है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल रिसोर्सेस हैं। तो इस पे हम इसको दिखा लेते हैं रिसोर्सेस को। मान लेते हैं वो रिसोर्स क्यू है, उसको क्यू से दिखा लेते हैं। तो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। चलो आ गया 12 तक हमारा। और इसका अधिकतम 100 है। 100 के लिए क्या कर सकते हैं? इसको दिखा देते हैं। इस पे 10-10 का अगर ले लें तो शायद आ जाए। तो चलो 10-10 का ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये हो गया 100। तो और जो ये वाई एक्सिस है इस पे हम टीपी, एपी और एलपी, ये तीनों चीज़ें इस पर हम देख रहे हैं। इस पर हम इन तीनों चीज़ों को दिखा रहे हैं। चाहते तो हम अलग अलग भी कर सकते थे, अलग अलग बार बार यही हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे। तो एक ही एक्सिस पे दिखा लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर हम इसको एक साथ दिखा लेते हैं तो हमें व्याख्या करने में आसानी रहेगी, समझाने में आसान है। तो एक साथ ही बना लेते हैं। पहले टीपी बना लेते हैं। सर एक में तो आ जाएंगे ना तीनों, तो एक ही में बना सकते हैं। हाँ, एक ही में बनाना ही चाहिए। सबसे अच्छा ये रहता है एक ही में बनाए। 2 में बनाने से थोड़ा सा वैसे आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आ ही जाएगा वैसे भी। और उसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा लग जाती है, टाइम लग जाता है। एक ही में बना लो, जल्दी बन जाता है। लेकिन पेपर में अलग अलग बना दो तो सही रहेगा। एक ही में बना सकता है। तो चलो पहले देखते हैं। पहले टीपी को देखते हैं। टीपी जब 0 है तो 0 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यही है ना। और जब जो वेरिएबल फैक्टर 1 है तब टीपी कितना है?
10 है, तो इन दोनों के सीध में एक पॉइंट लगा दें, ठीक। और फिर जब वेरिएबल फैक्टर 2 है तब टीपी कितना है 26 लगभग यहाँ, ठीक है। इन दोनों को मिला लिया, यहाँ पे लगभग है। जब वेरिएबल फैक्टर 3 है तो टीपी कितना है 48 लगभग यहाँ जाएगा। 4 पे 64 लगभग यहाँ आएगा, इसको मिला दिया यहाँ आएगा। 5 पे 75 यहाँ आ जाएगा। 6 पे 84 बोलते जाओ, अब समझ में तो आएगी यहाँ। 84 भी लगभग यहाँ पे 91 हो गया। चलो 91 हो गया। 96 लगभग यहाँ आ जाएगा। 99 लगभग यहाँ आ गया। 91 ये टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा। तो चलो ये हमारा टीपी बन गया। अब इसको मिला देते हैं। ये है हमारा टीपी। अभी क्लास चल रही है, इसके बाद ये है हमारा टीपी, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाओगे बहुत अच्छा होगा, है ना। इसमें ये जो है थोड़ा सा यहाँ से यहीं से आता है और ऐसे आता है, और ये यहाँ से थोड़ा सा और उठ करके जाता है। ऐसे जाएगी ना वो तो लाइन सीधी बनेगी कि मतलब ऐसे ही बनेगी? ये नहीं, ये तो ऐसे ही बनेगा। आप लोग पूरा जब उसको स्केल से नाप के लिखेंगे बिल्कुल सही बनेगा। ये आपका मोड़ बिंदु कहलाता है। इसके बाद तो ये आपका जो है टीपी कहलाता है। आप टीपी के बाद एपी भी बना लेते हैं, फिर समझते हैं तीनों को एक साथ। एपी के लिए देखो, ये तो 0 0 1। जब वेरिएबल फैक्टर 1 है तब एपी हमारा कितना है 10 सेम। जब वेरिएबल फैक्टर 2 है तब एपी हमारा कितना है 13 है। 13 यहाँ लगभग है ना। फिर 3 पे 16 लगभग यहाँ पे। चलो 3 पे 16, 4 पे 16
5 पे भी तो 16 है। सर 60 5 15 है 5 पर भी 15 है 15 है सर 16 है। अरे 15 है 4 पे है 60 तो 4 पे 16 है। वही तो 4 पे 16 16 है और 5 पे 15 है, थोड़ा सा नीचे। 40 और 6 पे 40 14, 7 पे 30 13। सीख लो लगभग ये हो गया। और अरे यहाँ पे जाना है भाई, हम लोग गलत कर रहे हैं। सबको एक में नहीं हो पा रहा। नहीं 20 और 30 के बीच में चल रहे हैं ना। ये तो 20 के ऊपर जा रहा है तो 25 हो जाएगा। पहले पे तो इतना ही था, दूसरे में कितना था 13 था, दूसरे पे 13 था और तीसरे पे 16 था। तो हमें इसके नीचे ही रहना है ना, तो ये मान लेते हैं ये 16 है। और चौथे पे 16, तो और ये हो गया हमारा लगभग 16, इससे ऊपर जाएगा। 50 फिर 5 पे 50 3, तो इससे थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा 15। 40 ये जो है 13 हमारा यहाँ पे आएगा। 5 पे 16 हो गया, 5 पे 15 है, 5 पे 15 हो गया, 6 पे 14, 7 पे 30 फिर से 13, 7 पे फिर से हमारा ये हो गया 13, 8 पे 12, इससे नीचे आ जाएंगे। 9 पे इससे ऊपर, 10 पे 10 पे 10 है, यस सर 10 पे 10 हो गया। और 11 पे 9.09, तो ये भी 10 के करीब है। 8 इस पे 8 ऐसे ही बना लेते हैं, इससे नीचे आएगा। अब इस सारे बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर इसको काटता हुआ ये ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही बन रहा है। यस सर अब अगर हम इन सारी लाइनों को मिटा देंगे तो हमारा क्लियर दिखेगा। ये तो हम केवल सीधा बनाने के लिए लाइनें बना लेते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यस सर यही होगा हमारा मूल का बिंदु और यही होगी फर्स्ट स्टेज। चलो इसको बाद हमारा एंटी भी बना लेते हैं। एमपी ये तो यही है, चलो मान लीजिए 1 पे कितना है एमपी, ये भी 10 है। सर हम बना देंगे ना बन आपको जाएगा बनना अभी है। तो हमें इसको समझाना है तो बनाना ही पड़ेगा। यस सर तो ऐसा कर लेते हैं, फिर बना लेते हैं। ये जो है हमारा यहीं से शुरू होगा, इससे ज़्यादा है, इससे 13 से 10 से 10 बराबर है, 13 से 16 ज़्यादा है, 16 से 22, 16 से 16
बराबर आ गया, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को काटेंगे। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ तो पहले इसके ऊपर जाएगा, जहाँ पे अधिकतम है, इसका अधिकतम पॉइंट कितना है 16 और इसका अधिकतम कितना है 22। तो इसका मतलब है कि ये 16 पर लौट के इसको फिर से काटेगा, है ना। तो ये जो है यहाँ तक तो जाएगा ऊपर, यहाँ तक जाएगा ऊपर, और इसका दूसरा वाला 16 यहीं पर है, दूसरा वाला 16 यहीं पर है और ये 16 यहीं पर है। पे कट करेगा ना, फोन पे बता रहा है 16 MB। ये अभी मैं उसको ऐसे तो नहीं बनाया, इसके हिसाब से नहीं बनाया, लेकिन इतना अंदाजा लगा नहीं है। इसका 16 दूसरा वाला पहला वाला 16 ही है, दूसरा वाला 16 ही है। तो ये जो है इसको यहाँ पे तो नहीं काट रहा है, लेकिन इसके आगे वाले पे इसको काटेगा ये भी, क्योंकि ये भी 16 हो रहा है, तो दोनों बराबर होंगे यहाँ पे आगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा। बताएं फिर पूरा बना के दिखाएं, नहीं समझ आ गया समझ। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट 11 पहुँच जाता है, इसका मतलब है तेजी से घट गया। 16 से 11 फिर 9 फिर 7 और ये किस पे आ गया 11 पे 0 हो गया। तो ये जो है ऐसे यहाँ से जाते जाते ये 11 पे पहुँचते पहुँचते 0 हो जाता है और इसके बाद ये माइनस हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, या इसको भी बनाया वैसे आ गया। ये आपका 22 जा रहा है, ये हो गया हमारा AP और ये है हमारा MP। आप यहाँ भी देख रहे हैं 0 होता है फिर माइनस होता है, ये 1 पर भी जाता है, 1 पे जाएगा तभी तो 0 होगा और उसके बाद ये माइनस होता है। अब इसमें हमें देखना है जो हम वहाँ पे उत्पत्ति की नियम पढ़ रहे थे, जो हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कैसे पढ़ाया जा रहा है, इसको उससे कैसे यहाँ जोड़ा जा रहा है। उसी को 3 भागों में बांट दिया गया था, जो उत्पत्ति के नियम थे ना, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। वृद्धि नियम इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ लॉ। रिटर्न्स में कहाँ जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे हैं, लेकिन सर मैंने मोबाइल पर सर्च किया था। तो ये जो है उसी को जो कांस्टेंट लॉ और अपना जो भी हो इंग्लिश बना लेना, देख लेना बुक में, और जो कांस्टेंट है और फिर उसके बाद डिमिनिशिंग है, ये तीनों को जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से बताया। उसी के 3 भाग इसमें देखा जाता है। उन लोगों का कहना यह था, उनका कहना यह था कि ये जो तीनों लॉ हैं वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं, तीनों एक ही में मिल जाते हैं। तो अब वो कैसे मिल जाते हैं, उनको 3 स्टेज में बांट दिया गया है। ये फर्स्ट स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज में ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा TP है वो 64 है, यहाँ अभी भी वो बढ़ रहा है, लेकिन एक देखते हैं कि अभी तक कितना धीमे धीमे बढ़ रहा था, अभी धीमे धीमे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से तेजी से बढ़ रहा है, और यहाँ से तेजी से बढ़ने के बाद कुछ जो स्पीड है वो कम यहाँ भी हुई है। देखो इसका जो अंतर है और इसका अंतर है, कितने का अंतर है 16 का है ना। इसके बाद 16 का अंतर आया, लेकिन उसके बाद 16 का अंतर नहीं आया, कहीं भी स्पीड घट गई, घट रही है। ये फर्स्ट स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में हम AP को देख रहे हैं, ये भी बढ़ता है, लेकिन एक जगह पे कांस्टेंट हो जाता है। अभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा था,
लेकिन उसके बाद ये भी कांस्टेंट होता है। हो रहा है ना यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा है? आई नहीं रहा समझ? इसमें देखें, ये जो है देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लगातार, बढ़ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, 100 हो जाते हैं, है ना? फिर इसके बाद ये घटता है ना, 96 हो जाता है, 100 फिर 96, तीनों स्थितियां मिल गई। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसमें रिटर्न्स नहीं बोलते, रिटर्न्स तो हमारा लॉन्ग टर्म में होता है। उत्पत्ति, वृद्धि, वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। तो ह्रास नियम को हम समझते हैं एंटी से सबसे अच्छा, लेकिन इसी में हमें देखें जो तीनों मिल गई, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, इसके बाद बराबर हो जाता है, फिर घटने लगता है, है ना? तीनों स्थितियां हैं। तो इसी को ही तो हम बोलते हैं। और ये देखो बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का, थोड़ा सा समझ लो बस, अपने आप से आ जाएगा। और यहीं दिमाग लगाओ, एक जगह पे दिमाग लगाओ। मोबाइल में बिजी रहोगे, अपने नोट्स चेक करोगे तो यहाँ भी नहीं समझ में। क्लास में हो तो इतना विश्वास रखो कि जो सामने खड़ा है, जो बता रहा है वो सही बता रहा है। फिर अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो बाद में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? उसको वो जो उसका तरीका है समझाने का, जो वो बोल रहा है, वो सबको एक्सेप्ट करिए, उसको ग्रहण करिए। अगर आप लोग इसमें रहेंगे कि पता नहीं सर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, पहले हम देख लें उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फिर ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। अगर आप इतने ही काबिल होते या आप इतना ही समझदार होते तो यहाँ की ज़रूरत ही नहीं थी, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मोबाइल में हर चीज़ है, सब कुछ है, हाँ? कहाँ पे क्या नहीं है? आप स्वयं पे चले जाइए, स्वयं प्रभा चले जाइए और मोक्ष चले जाइए, तमाम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ हर कंटेंट मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। उसके बाद भी आपको यूट्यूब है, गूगल है, ये तो बहुत सरल, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। वो सब चेक करने के लिए आपके पास बहुत समय है। यहाँ तो आपको 30-35 मिनट मिलते हैं बस। तो चलो इसको देख लो, इसको यही जो इसमें दिखाया गया है वो यही वाली है, यही बातें हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा यहाँ तक बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ये दो पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो आपको संकेत दे देता है कि अब आप इसके बाद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसके बाद आप रुक जाइए, प्रोडक्शन आप आगे मत बढ़ाइए। लेकिन अगर आप उसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको घटता हुआ प्रतिफल मिलेगा, मतलब आपकी जो पर यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घट जाएगी। जो आप जैसे हम कहते हैं ना 1 रुपया लगा रहे हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि उससे कितना मिलेगा। तो हमारी जो अपेक्षा, मान लो हम 1 रुपया लगाए तो 2 रुपये मिला, फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि 1 रुपया लगाएंगे तो 1 ही रुपया मिलेगा, वो इस बात को बता रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम नहीं माने, हमने फिर भी सोचा कि चलो लगाते रहे, तो वो 1 से भी कम मिलना शुरू हो जाएगा। यही पोजीशन ये बता रहा है। नहीं समझ में आ रहा? प्रयास तो करो, बातें करोगे कैसे? तो वह अब हम एपी के देख लेते हैं, एपी देख लेते हैं। पहले हम इनको समझ रहे हैं, फिर इसके बाद तीनों स्टेज देख। तो ये देखो हमारा जो एपी है ये है, एपी पहले बढ़ रहा है, और अगर आप उसमें चले जाएंगे कंजप्शन में, तो वहाँ पे आपका एयू लगातार घटता है, वहाँ पे एयू आपका बढ़ता नहीं है, एयू भी घटता है, लेकिन आपका टीयू जो है ऐसे ही बढ़ता है।
उसमें लेकिन ये पोजीशन नहीं होती, वो सीधे ऐसे जाता है और ऐसे फिर ऐसे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और देखने को मिल रहा है कि ये जो है एक अच्छी लगने वाली तस्वीर कह सकते हैं, दिखाई दे रही। तो ये हम इसमें कुछ यही इतना भाग जो है एक्स्ट्रा देख रहे हैं, और इसमें ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, जबकि एमपी जो है एमयू जो है वहाँ भी लगातार घट रहा था। एमयू का अगर हम देखेंगे और एयू का देखेंगे तो एयू ऐसे होता है और एमयू ऐसे, ये 0 हो जाता है फिर माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कर नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो हम ये देख रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं, है ना। तो एयू हमारा बढ़ता है पहले फिर घटता है, लेकिन ये कभी भी ये है एयू ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा और इसको टच नहीं करेगा। इसको टच करेगा मतलब 0, जब 0 नहीं होगा तो इसको टच नहीं करेगा। फिर ये है हमारा एमपी देखो एपी से भी ज़्यादा है, एमपी हमारा एपी से भी ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हम 1 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 5 रुपये मिल रहा है, ऐसा ये जो है पोजीशन इस बात को बता रहा है। तो ये फिर ये भी जो है एक समय आएगा कि ये भी घटना शुरू हो जाएगा। घटना तो वो यहीं से शुरू होता है, लेकिन ये एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 16 ही है इसके, और फिर इसके बाद ये इससे कम होना शुरू हो जाता है, मतलब एपी से भी कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक भी हमको कोई डर नहीं होता, यहाँ तक भी हम प्रोडक्शन अपना जारी रखते हैं। लेकिन जब हमारा ये 0 हो गया, मतलब हम 1 रुपया लगा रहे थे 1 रुपया ही मिल रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, मतलब एक साधन जो बदला जा सकता है हम केवल उसको पढ़ रहे हैं और सबकी बात नहीं कर रहे हैं, और सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम जो वेरिएबल है, जैसे हमने मान लिया है श्रम, जो हमारा लेबर है वही वेरिएबल है, तो लेबर को घटाने बढ़ाने से फर्क ये पड़ रहा है कि एक लेबर पे जितना मिल रहा था उतना ही 2 लेबर से भी मिल रहा, तो हम उस दूसरे वाले लेबर को क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो ये पोजीशन वही बात को बता रही है। तो चलो इसको हम 3 स्टेज में देख लेते हैं। 3 स्टेज, पहली स्टेज तो ये है जहां पर ये अधिकतम होता है, जहां पे एपी एमपी अधिकतम होता है, ठीक है। जहां पे एपी नहीं, अधिकतम एमपी नहीं बल्कि एमपी एपी को जहां पे काटता है, और एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है, अधिकतम बिंदु पे काटता है। तो ये एपी का अधिकतम बिंदु ही है। ऐसे ही बताएंगे प्रथम स्टेज, फर्स्ट स्टेज वहाँ तक है जो स्टार्ट से लेकर के और जहाँ पे एमपी अधिकतम है, एपी अधिकतम है वहाँ तक, जहाँ पे एपी अधिकतम है वहाँ तक। और ये जो है इसका, ये जो अधिकतम है ये इसका मोड़ बिंदु है, टर्निंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब ही है कि यहाँ से टर्न हो रहा है कुछ, मतलब जो 1 रुपये से 5 रुपये मिल रहा था, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, हमारी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, तो वो मोड़ का बिंदु था, यही इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, जो और एक्स्ट्रा आप बदल रहे हैं, जो आप लेबर चेंज कर रहे हैं, उसकी चेंजिंग को आप बंद कर सकते हैं। अगर आप 5 लगा रहे थे तो 5 पे यहाँ आप प्रोडक्शन जारी रख सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आता है। फर्स्ट स्टेज में एपी एमपी बराबर हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एपी एमपी
बराबर हो जाते हैं और एमपी एपी को उसके अधिकतम बिंदु पे काटता है। एपी यही एमपी एपी को उसके अधिकतम बिंदु पे काटता है। इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे एमपी इंटरसेक्ट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हमारी खत्म और फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत ही आता है हमारा टीपी में मोड़ बिंदु टर्निंग पॉइंट आता है और उस समय पे एमपी अधिकतम होता है, एमपी मैक्सिमम है ना। 3 पॉइंट लिख देंगे आपको फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। सेकंड स्टेज में देखिए, सेकंड स्टेज वहां से वहां तक है जहां पे एमपी 0 हो जाती है। जहां पे एमपी 0 हो जाती है वहां तक है, मतलब यहां से शुरू होकर के यहां तक है। तो जो सेकंड स्टेज है उस पे एमपी 0 हो जाती है और टीपी क्या होता है मैक्सिमम। टीपी मैक्सिमम 100 से ज़्यादा तो नहीं है ना, तो इसका ये अधिकतम होता है। और अगर इसकी एपी और एमपी की बात करें तो एपी और एमपी दोनों ही घटते हुए होते हैं। एपी और एमपी दोनों ही लगातार घटते हुए होते हैं, दोनों लगातार घट रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, इसका मतलब घट रहे हैं और एमपी 0 हो जाता है। ये 3 पॉइंट यानी टीपी मैक्सिमम और एमपी और एपी घटते हुए और एमपी 0, 3 पॉइंट हो गए। ये 3 पॉइंट लिखना है। और थर्ड स्टेज में, ये सेकंड स्टेज हो गई और जो थर्ड स्टेज में आएंगे तो थर्ड स्टेज में एमपी माइनस एपी will be decreasing but cannot be touch the axis of x को कभी भी ये टच नहीं करेगा और टीपी जो होगा वो गिरता हुआ होगा, टीपी विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया? यही है, इसको इसी को बोलते हैं रिटर्न्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जहां नहीं समझ में आया हो वहां पूछ लो।